हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है बीएड कोर्स के इस चैनल एजुकेशन ट्यूटर्स पर। मैं आर के मिश्रा पुनः आप लोगों के लिए ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। तो कृपया आप लोग सभी लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि इस प्रयास को और ज़्यादा बल मिल सके। अब मैं आप लोगों के सामने इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है अधिगम स्थानांतरण, इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं कि मेरा यह प्रयास कहाँ तक आप लोगों को संतुष्टि प्रदान कर पाया है, कहाँ तक आपकी समझ विकसित कर हो पाई है और कितनी आसान शिक्षण और हो सकता है। इसके लिए आप लोग का सजेशन भी मुझे चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का यह टॉपिक। सर्वप्रथम आप सभी लोग ये जानें कि ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी भी वस्तु, विचार, तथ्य या अन्य चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के तहत सर्वप्रथम आप ये जानें कि जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग जब नवीन परिस्थिति में जैसी आवश्यकता होती है, जितनी आवश्यकता होती है और जिस रूप में आवश्यकता होती है, उस रूप में दोबारा उसको प्रयोग में ले आता है, उसकी सहायता से कुछ नया सीख पाता है या कोई नया कार्य कर पाता है, तो उसी को हम लोग अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का नए ज्ञान में या नए ज्ञान की प्राप्ति में या नए ज्ञान के सृजन में वह प्रयोग करता है। अधिगम के स्थानांतरण में प्रशिक्षण भी शामिल है। तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा पूर्व में प्राप्त किया गया प्रशिक्षण या अभी अगर हम कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किसी चीज़ में अपनी कुशलता बढ़ाते हैं, किसी सीखे हुए कौशलात्मक क्रिया का अगर भविष्य में कभी कहीं किसी भी स्थिति में उपयोग होता है, वहाँ पे उस विधा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। इसलिए स्थानांतरण में सीखना तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल किया गया है। तात्पर्य यह होगा कि किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से। ठीक है। अब एक आपके सामने फोटो प्रस्तुत है जिसमें ऊपर ट्रांसफ़र टाइटल लिखा हुआ है और इंग्लिश में यह स्पष्ट किया गया है कि लर्निंग ऑफ न्यू स्किल और परफॉर्मेंस इन न्यू सिचुएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वह हमेशा जब भी आवश्यकता होती है या उस एक्सपीरियंस की जिस स्थिति में या जिस विधा में हमारा प्रयोग हो सकता है, उसमें अगर प्रयोग किया जाए तो वह वहाँ पे उस सीखने का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र कई प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिए अधिगम स्थानांतरण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का हम आप लोगों के सामने प्रस्तुति करेंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि अधिगम का स्थानांतरण, इसका दूसरा अर्थ अधिगम अंतरण भी होता है या सीखने का अंतरण होता है या प्रशिक्षण का अंतरण होता है, अथवा उसे आप प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो ये अन्य नाम जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, यह इसलिए है कि अगर अधिगम का स्थानांतरण शब्द का प्रयोग आपकी परीक्षाओं में अगर नहीं होता है, अधिगम अंतरण होता है, सीखने का अंतरण होता है या प्रशिक्षण का अंतरण होता है अथवा प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है, तो ये सबका अर्थ वही निकलेगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है। अब हम लोग
मेन इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को समझने के लिए एक स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत है, वह है किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदित्य दृष्टिकोण अथवा अन्य अनुप्रयोग का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना ही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। मतलब ये है कि हमने अगर कहीं किसी परिस्थिति में कोई ज्ञान लिया है, या हमने कोई दृष्टिकोण विकसित किया है, या कोई प्रयोग हमारे द्वारा सीखा गया है, तो वो अन्य परिस्थिति में भी आपकी सहायता कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीजे अंडरवुड का एक परिभाषा है जिसमें कहा गया है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में हमारी जो सहायता होती है वह हमारे पूर्व में सीखे हुए ज्ञान की ही सहायता है, जिसकी वजह से हम कोई नया कार्य कर पाते हैं या कुछ नया सीखने में आप आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ नया सीखने में हमारे द्वारा जो ज्ञान या जो भी कौशल हम प्रयोग में लाते हैं वह हमारे पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का ही प्रभाव होता है। अब हम लोग सोरेनसन के अनुसार एक स्टेटमेंट या एक परिभाषा जान लेते हैं। इसमें कहा गया है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होता है। तात्पर्य वही है कि हमने अगर किसी परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित किया है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और कोई ज्ञान अगर मेरी आदत में पहले से ही शुमार रखता है, वह हमारे व्यवहार में उतर गया है, तो वह दूसरी परिस्थिति में भी हमारी सहायता करता है किसी चीज़ को सीखने में, या किसी भी नई चीज़ को जानने में, या अन्य क्रिया में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ हम लोग को पता चलेगा कि इसके और भी कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं। तो अगली स्लाइड में ये परिभाषा है हिलगार्ड एवं एटकिंसन की। हिलगार्ड एवं एटकिंसन कहते हैं, एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाला प्रभाव प्रशिक्षण का अंतरण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, जिन्होंने कहा है कि सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। पीछे भी मैं इन चीज़ों को समझा चुका हूँ कि जब आप कहीं किसी पुरानी परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं, या किसी प्रकार का कौशल आप में पहले से विकसित हुआ रहता है, वह नई परिस्थिति में, नए क्षेत्र में, नई आवश्यकता में, या किसी भी नए स्थिति में वह आपकी सहायता करता है। इसको और भी हम लोग डिटेल समझेंगे। पहले इन परिभाषाओं को, जो परिभाषा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसका एक छोटा कंक्लूजन हम लोग जान लेते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, कौशल, आदत इत्यादि जो भी है, वह अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग ही, अन्य परिस्थिति में उसका अनुप्रयोग या अन्य परिस्थिति में उसका किया गया उपयोग ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। पीछे पहली स्लाइड में ही हमने आपसे बोला था कि कुछ पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, कुछ नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है, कुछ जीरो ट्रांसफ़र होता है। तो उसी क्रम में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। पहला हम लोग क्रम जानेंगे सकारात्मक स्थानांतरण का। सकारात्मक मतलब होता है कि जिसमें पॉजिटिविटी हो। मतलब अगर हमने कोई चीज़ सीखा है और वो सीखी हुई चीज़ हमको कुछ नई परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, हमारा हेल्प करता है, तो उसको हम लोग सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। थोड़ा सा इसमें लिखित परिभाषा को भी हम लोग जान लें। एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने पहले कोई ज्ञान प्राप्त किया है या कोई कौशल प्राप्त किया है और वह मुझे
किसी नई परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त करने या कोई कौशल सीखने में हमारी सहायता करता है, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है। मतलब वह पहले सीखा हुआ ज्ञान मेरा हेल्प कर रहा है अगला ज्ञान प्राप्त करने में। मतलब कि यहाँ पे सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसका उदाहरण। एक उदाहरण आपके सामने मैं लिखित इसलिए प्रस्तुत किया हूँ कि आपको और भी अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। जैसे मैं इसमें लिखा हूँ कि जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है उसे बाइक चलाने में आसानी होती है। यहाँ सारा सकारात्मकता आपको दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। आप देख रहे हैं कि साइकिल चलाना, साइकिल को बैलेंस करना, साइकिल को चलाने में दक्षता प्राप्त करना आपको मोटरसाइकिल सीखने में कितनी सहायता करती है। ठीक है। अतः बाइक चलाना आसानी से आप सीख जाते हैं। अब हम लोग नकारात्मक स्थानांतरण की तरफ बढ़ते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब यह हुआ कि हमने पहले कोई चीज़ सीखा है, वह सीखा हुआ ज्ञान हमको कुछ नया सीखने में समस्या क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से हमको दिक्कत आ रही है। इसका उदाहरण आप देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये चीज़। जैसे यदि किसी अमेरिकन को जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है उसे भारत में आकर दाएं हाथ से गाड़ी चलाना पड़े, तो उसके द्वारा पहले से सीखा हुआ गाड़ी चलाने वाली क्रिया, जो कौशल प्राप्त किया है, वो यहाँ पे उसको बाधा उत्पन्न करेगी, उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत उत्पन्न करेगी, वह चलाने में अपने आप को असहज महसूस करेगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं शून्य स्थानांतरण की तरफ। तो शून्य स्थानांतरण का सीधा सा तात्पर्य आपको पहले से ही अनुमानित हो गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शून्य स्थानांतरण वह होता है जब हमने पहले कोई चीज़ सीखा है और कोई ज्ञान हमारे पास है या कोई कुशलता हमारे पास है, वह ज्ञान, कुशलता, दक्षता हमको कुछ नया सीखने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसका कहीं कोई उपयोग नहीं है, तो शून्य स्थानांतरण है। जैसा कि मैंने तथ्यों में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में न तो सहायता करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अब शून्य अंतरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध ही न हो। स्वाभाविक है। अब आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, ठीक है, तो ये आपका ज्ञान है, आप में ये कौशल है। अब इस कौशल का उपयोग अगर गाड़ी बनाने में किया जाए तो वो तो वहाँ पे सहायता नहीं करेगा, उसका वहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है। गाड़ी चलाना या गाड़ी का मैकेनिक बनना या गाड़ी के मैकेनिज्म से संबंधित कोई क्रिया करना, ये अलग पक्ष हो गया, और पढ़ना लिखना ये अलग पक्ष हो गया। ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण जान लेते हैं। जैसे भूगोल का ज्ञान, भौतिक शास्त्र, भूगोल मतलब ज्योग्राफी और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, मतलब ज्योग्राफी आपके फिजिक्स की समस्या को नहीं सुलझा सकता। मतलब आप ज्योग्राफी का ज्ञान रखे हैं तो उसकी वजह से फिजिक्स सीखने में न तो आपको कोई हेल्प मिलने वाली है, न ही उसकी वजह से आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत भी हैं, जिन सिद्धांतों से होकर के ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो हम लोग पहला सिद्धांत जानते हैं। पहला सिद्धांत है मानसिक शक्तियों अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। मतलब यह हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। मस्तिष्क में किस प्रकार की शक्ति होगी? तर्क करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति इत्यादि। ये बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं हमारे मस्तिष्क में। अब ये शक्तियाँ, ये सभी शक्तिशाली विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अतः इन्हें स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब दूसरा है सिद्धांत समान तत्व का सिद्धांत।
इसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक ने समान तत्व का सिद्धांत, आप अगर पढ़े हों थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तो आपको उनके कुछ 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम याद होंगे। उन्हीं नियमों में आपको समान तत्व का सिद्धांत भी पढ़ने में आया होगा। अब इसमें तात्पर्य थोड़ा अधिगम के स्थानांतरण से हम लोग जोड़ करके देखते हैं। इनके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में सभी सहायक सिद्ध तभी सहायक सिद्ध हो सकता है, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तभी सहायक सिद्ध होता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। मतलब अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको वो इतिहास के तथ्य भूगोल सीखने में या अर्थशास्त्र सीखने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको समानता दिखेगी। बहुत सारे तथ्य ऐसे होंगे जो इस विषय से हो करके उस विषय में मिलेंगे आपको। मतलब इतिहास के बहुत सारे तथ्य भूगोल में बहुत सारे तथ्यों से समानता रखते हैं, इनका उपयोग एक दूसरे में होता है, इसलिए वहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन की थियरी। ठीक है, इसके प्रतिपादक जड़ महोदय हैं। जड़ महोदय क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकालता है, मतलब उसने पहले से ही कोई कार्य सीखा हुआ है, बहुत सा कुछ ज्ञान है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, तो उससे वह कुछ सामान्य नियम या कोई सिद्धांत निकालता है, तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग आसानी से कर सकता है। मतलब अगर कहीं कोई आवश्यकता होती है तो उसका उपयोग वह वहाँ पे कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें अब सामान्य हो गई, एक सिंपल सी चीज़ हो गई, उसका वह अपने मस्तिष्क में भी और अपनी क्रियाविधि में भी जनरलाइजेशन कर चुका है, तो वह दूसरी परिस्थिति में उसके लिए प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगला सिद्धांत है दो तत्व का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग होता है। सभी लोग मैक्सिमम आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग सामान्य बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, तथा जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं। तो स्पीयरमैन कहते हैं कि अंतरण विशिष्ट योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है। मतलब जो अधिगम का स्थानांतरण हो या ज्ञान का स्थानांतरण हो या किसी कौशल का स्थानांतरण हो, तो वह सामान्य बुद्धि में ही होता है या सामान्य योग्यता से ही होता है। तो यह सिद्धांत दो तत्व का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है आदर्शों का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक बागले महोदय हैं। अब बागले महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अंतरण का संबंध इतना वस्तु या बातों से नहीं होता जितना कि उस बात को अंतरित करने वाले व्यक्ति के आदर्शों से होता है। इन्होंने बागले महोदय ने व्यक्ति के आदर्श को मुख्य माना। आदर्श इन द सेंस जो व्यक्ति जिस प्रकार के ज्ञान का स्वामी होता है, उसकी जो जिन मूल्यों का वो स्वामी होता है, उसको वह ज़्यादा अपने व्यवहार और अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करके रखता है, जिसका उपयोग वह किसी भी परिस्थिति में करने के लिए पूर्ण रूप से सहज महसूस करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पूर्ण आकारवाद का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी हैं सब। तो गेस्टाल्टवादियों में का मत जान लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सूझ को अधिक महत्व देते हैं। आपको याद होगा संज्ञानवाद में आपने जाना होगा कि सूझ का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कोहलर महोदय का। तो इनके अनुसार सूझ अथवा अंतर्दृष्टि से अनुभव एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अंतरित होता है। जैसा आपने चिंपैंजी का दोनों प्रयोग जाना होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चिंपैंजी ने पहले की गतिविधियों का उपयोग एक नई परिस्थिति में इन प्रयोगों में उसने किया और वह अपनी सफलता प्राप्त किया। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
अब है अधिगम स्थानांतरण का स्वरूप, मतलब स्थानांतरण किस रूप में होता है। ठीक है, तो एक पक्षीय स्थानांतरण मतलब यूनिट लेटरल ट्रांसफर। एक पक्षीय स्थानांतरण मतलब किसी एक पक्ष में होने वाला या किसी एक क्षेत्र में होने वाला स्थानांतरण। जब शरीर के एक भाग या एक अंग से सीखा हुआ ज्ञान या कार्य नवीन परिस्थिति में शरीर के उसी भाग या अंग को प्रभावित करता है तो उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। जैसे गिटार बजाना अगर आपको आता है तो वो गिटार बजाने में कुछ विधाओं का जो प्रयोग होता है वो विधाएं या ज्ञान आपको हारमोनियम बजाना सीखने में भी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पक्षीय हो गया, ये किसी एक पक्ष को प्रभावित कर रहा है, किसी एक पक्ष में इसका स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, अब द्विपक्षीय हम लोग जान लेते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर को। तो बाइलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है, जब शरीर के एक भाग के अंग का प्रभाव शरीर के दूसरे भाग को प्रभावित करता है तो उसे बाइलेटरल ट्रांसफर या वर्टिकल हग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए कि दाहिने हाथ से आपको लिखना आता है। ठीक है, आपने सीखा है दाहिने हाथ से लिखना, तो वो सीखना आपको बाएं हाथ से लिखने में भी सहायता कर सकता है। ठीक है, आप उस तरह का अपना मानसिक व्यवस्था बनाएंगे और उसी रूप में उसको वैसे ही लिखने का प्रयास कर सकते हैं जैसे आप दाहिने से लिखते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे अभ्यास की आवश्यकता होगी। लेकिन जो पहले से सीखा हुआ दाहिने हाथ से आपका ज्ञान है लिखने का, वो उसमें सहायता जरूर करेगा। ठीक है, अब हम लोग समस्तर स्थानांतरण या क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर को जान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी ये होता है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम कौशल दूसरी परिस्थिति में उसी स्तर के कार्य कौशल को प्रभावित करता है। मतलब जिस लेवल या जिस क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान आप में है, उसी लेवल उसी क्षेत्र उसी कार्य या उसी कुशलता के हिसाब से जो नई परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति में आप सीख पाएंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं एक उदाहरण कि एक काल के लोगों के जीवन स्तर में समानता एक जैसी लगभग होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले स्वरूप में जिसका नाम है अनुलंब स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर जब पूर्व में प्राप्त निम्न स्तरीय ज्ञान या कौशल नवीन एवं वर्तमान में उच्च स्तर पर ज्ञान कौशल को प्रभावित करता है उसे अनुलंब स्थानांतरण कहते हैं। अनुलंब को आप जानते ही हैं कि भाई वर्टिकल कैसे होता है। तो वर्टिकल स्थानांतरण का एक उदाहरण जान लेते हैं। जैसे आप अपने गणित में जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना, ये सब चीज़ें आपने पहले से सीखी हैं, तो ये चीज़ें आपकी हाई लेवल के मैथ को सीखने में आपकी सहायता करती हैं। इसी को हम लोग वर्टिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अनुक्रमित सीखना को, मतलब सिक्वेंटल ट्रांसफ़र को। तो विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक अधिगम कहते हैं, जो प्रायः सकारात्मक अंतरण होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। ठीक, इसका उदाहरण भी जान लेते हैं। बालक यदि क्रम से जोड़ना घटाना गुणा भाग आदि करना सीख जाता है तब वह भाग सीखने में पहले के तीनों कौशलों से सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई बालक को जोड़ना आ रहा है घटाना आ रहा है गुणा करना आ रहा है, तो जब ये तीनों चीज़ें आ रही हैं तो उसी को वह बेस बना करके भाग देना भी सीख सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगली साइड पे पहुंचते हैं। इसमें है कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब स्थानांतरण की दशाएं। स्थानांतरण आखिर किन दशाओं में होती हैं इसको भी जानते हैं। तो पहले एक स्टेटमेंट है रायबर्न जी का। रायबर्न कहते हैं कि स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले आपने सीखा है वो पूरा ज्ञान एक साथ प्रयोग में आएगा आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले नए ज्ञान में, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसी आवश्यकता होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उसी रूप में वह सारा ज्ञान ट्रांसफर होगा, उतना ही प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो इसका अभिप्राय जान लीजिए। स्थानांतरण पूर्ण रूप से न होकर केवल निश्चित मात्रा में होता है। यह भी उसी समय संभव है जब स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों। ठीक है, अब आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन कौन सी दशाएं हैं जिसमें स्थानांतरण हो सकता है। ये तब हो सकता है जब सीखने वाला स्वयं चाहे कि उसको सीखना है। ठीक है, उसको अपने पूर्वज्ञान का उपयोग करना है, मतलब सीखने वाले की इच्छा। दूसरा है सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता। तात्पर्य कि जो सीखने वाला है, जिसको अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करना है एक नई परिस्थिति में, वो कितना योग्य है, उसके पास कितना अनुभव है, उसने पहले कितना कुछ सीखा हुआ है, या उसमें कौन कौन सी कुशलताएं हैं जो इस नई परिस्थिति में उसकी सहायता कर सकती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। पीछे ही मैंने सामान्य बुद्धि का सिद्धांत आपको बताया, तो वहाँ आपको पता ही चला कि ट्रांसफर सामान्य बुद्धि में होता है। ठीक है, तो सीखने वाले की सामान्य बुद्धि कैसी है, कितना उसने अपनी बौद्धिक कुशलता का उपयोग किया है, जो अब की बौद्धिक अब की क्रियाविधि में उसकी सहायता कर सकता है, तो ये भी दशा उसमें सहायक सिद्ध होती है। अगला पॉइंट है सीखने वाले की सामान्यीकरण करने की योग्यता। कोई व्यक्ति किसी भी ज्ञान को कितना प्राप्त करता है, किस रूप में उसको अपने व्यवहार में उतार लेता है, वह उसके लिए कितनी सरल हो जाती है, उसको वो कितना जनरलाइजेशन उसका कर लिया होता है, इस पर डिपेंड करता है कि वह अपने ज्ञान का ट्रांसफ़र कितना और किस मात्रा में कर सकता है। ठीक है, अगला है समान अध्ययन विधियाँ। समान अध्ययन विधियाँ तात्पर्य ऐसी विधियाँ जिसमें वह सीखने में, अपने अन्य विषयों को सीखने में दूसरे विषय की भी सहायता ले सकता है। मतलब जैसी अन्य विषय को सीखने की विधियों का उपयोग उसने किया, अन्य विषय को सीखने में जो भी जिन भी चीज़ों का वो प्रयोग किया है, वह दूसरे विषयों को भी सीखने में सहायता करती हैं, या उन विधियों का उपयोग वह किसी दूसरे विषय को सीखने में किया है तो इस विषय में भी सीखने में उसकी सहायता हो सकती है। ठीक है, समान विषय वस्तु, अगर एक ही जैसी दो विषय वस्तु है या अनेक विषय वस्तु हैं, तो एक विषय वस्तु को सीखने में जो सहायता मिलती है वो अन्य विषयों को, अन्य विषय वस्तुओं को भी सीखने में सहायता कर सकती हैं। ठीक है, विषयों का स्थानांतरण का गुण। तात्पर्य यह है कि हमने अगर कोई विषय पढ़ा, कोई विषय सीखा, ठीक है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे तत्व हैं या ज्ञान हैं जो अन्य चीज़ों को सीखने में या अन्य विषयों में भी वो चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि हम जिस पूर्व विषय को सीखे हैं उसको सीखने में जिस प्रकार से हम सरलता महसूस किए हैं, उसको भी सीखने में उन सरलताओं का उपयोग हम कर सकते हैं, उन विधाओं का उपयोग कर सकते हैं, उन कौशलों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है स्थानांतरण में प्रशिक्षण। स्थानांतरण किसी भी विषय को सीखने के लिए पूर्व से सीखे हुए ज्ञान का हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका भी प्रशिक्षण हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब हम में ये योग्यता होनी चाहिए कि हम अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग किसी भी नई परिस्थिति में कर सकें। इसमें भी हमारा प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। मतलब ये है कि शिक्षक को यह ज़रूर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से तुमने जो कुछ भी आज तक सीखा है उसका उपयोग तुम ये नए विषय को जानने में, नई विषय वस्तु को जानने में, या नए प्रकार के ज्ञान को सृजित करने में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों को उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कारक जो अधिगम का स्थानांतरण कराने में हमारी सहायता करते हैं या जिनकी वजह से अधिगम का स्थानांतरण होता है, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। ऊपर भी बातें हुई हैं आपसे, ऊपर भी इस पर चर्चा हुई है कि जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन किस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। मतलब हमारे द्वारा जो पहले से सीखा हुआ ज्ञान है या सीखा हुआ कौशल है, उसका विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना भी इसके कारक है।
यही कारक हमको अधिगम के स्थानांतरण में सहायता करता है। समझदारी, मतलब हम कितने समझदार हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ज्ञान उपयोग में लाया जा सकता है। विषयों की समानता, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, हमको जानना चाहिए कि भाई कौन विषय कितने समान हैं, उनसे हम कहाँ तक सहायता ले सकते हैं। तो विषयों की समानता भी एक कारक है। अध्ययन की विधि भी कारक है। अध्ययन की विधियाँ होती हैं जो सहायता करती हैं। बालकों की मानसिक योग्यता, बालक की मानसिक योग्यता कैसी है, यह भी स्थानांतरण के कारक हैं। ये अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आप जानते ही हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सभी बालक अन्य बालकों से अलग होते हैं। सब में बौद्धिक लब्धि, बौद्धिक क्षमता, गुण, विशेषता, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये विभिन्नता भी अधिगम के स्थानांतरण में सहायता करता है या अधिगम स्थानांतरण के प्रभावित करने वाले तत्वों में शुमार रखता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं स्थानांतरण में प्रशिक्षण। ऊपर ही हम लोगों ने बात किया कि ये कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है अधिगम के स्थानांतरण के लिए। हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, मतलब अधिगम स्थानांतरण का शिक्षा में या सीखने में या शैक्षिक क्रियाओं में किस प्रकार का महत्व है। तो पहला, अध्यापक कक्षा में अपने विद्यार्थियों को सामान्य सिद्धांतों की अधिक जानकारी देनी चाहिए तथा विशेष सिद्धांतों की कम। तात्पर्य यह है कि अगर अध्यापक अपने छात्रों को सामान्य सिद्धांत ज़्यादा बताता है अभी तो विशेष सिद्धांतों की अपेक्षा, तो वैसे में बच्चों में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की समझ विकसित होती है। वह ये सीख पाते हैं कि किस प्रकार से हम पहले से जो सीखे हुए हैं वह सीखा हुआ ज्ञान जब नई कुछ सीखने की स्थितियाँ बनती हैं तो वहाँ पे हमारी सहायता करती हैं, तो यह उनके लिए लाभकारक होता है। किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक को दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण देना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई विषय बालक पढ़ रहा है, जैसे गणित ही पढ़ रहा है, तो गणित को वह अपने निजी जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ला पाएगा। उसने प्लस सीखा, उसने माइनस करना सीखा, उसने गुणा करना सीखा, मतलब कि मल्टीपल करना सीखा, उसने भाग देना सीखा। तो ये चीज़ें उसके अपने निजी जीवन में, उसके अपने सामाजिक जीवन में किस प्रकार से उसकी सहायता करेंगी और किस प्रकार से वह यहाँ विषय में सीखा हुआ ज्ञान वहाँ निजी जीवन में कर सकता है, मतलब अपने इस ज्ञान का उपयोग उस परिस्थिति में कर सकता है। तो इसका भी प्रशिक्षण उसके द्वारा अपने छात्रों में करना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान अधिक देना चाहिए। यह स्थानांतरण का पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष महत्व है, अतः पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को स्थान देना चाहिए। मतलब यहाँ पे अभी पीछे जो हमने बात की कि मैथ में सीखा हुआ ज्ञान उसके अपने निजी जीवन में किसी प्रकार की खरीदारी करनी है या किसी भी आर्थिक गतिविधियों को समझना है तो वहाँ सहायता करता है। वैसे यहाँ पे भी है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का चयन किया जाए कि बालक उसको अपने जीवन में प्रयोग में ला सके। और सिर्फ प्रयोग में ही न लाएं, शिक्षक द्वारा इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाए कि वह किस प्रकार से इन ज्ञान का वहाँ पे उपयोग कर सकता है। ठीक है, छात्रों को नकारात्मक अंतरण के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब ऐसा प्रशिक्षण उसको न प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान उसको न प्राप्त हो जिसमें उसमें नकारात्मक स्थानांतरण देखने में मिले। मतलब ऐसा कुछ न सीखे कि आगे कुछ सीखने में उसको बाधा उत्पन्न हो, उसको दिक्कत हो। ठीक है, छात्रों से अधिक सामान्यीकरण करवाया जाना चाहिए। मतलब छात्रों में जनरलाइजेशन की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षक पढ़ाते समय सहसंबंध के सिद्धांत को अपनाएं। मतलब शिक्षकों के द्वारा यह जरूरी है कि वह एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने की शिक्षा
या इस एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में उपयोग की शिक्षा या अन्य स्थानांतरण के तत्वों को वह अच्छे से प्रयोग में लाए, जिससे कि बच्चों में स्थानांतरण के गुणों का विकास हो। शिक्षक बालकों को किताबी कीड़ा न बनाए, बल्कि उन्हें कार्यानुभव के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें। मतलब बच्चे प्रैक्टिकली सीखें। प्रैक्टिकली सीखना ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों को उनके भविष्य की योजनाओं के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्रों को नियमित रूप से स्थानांतरण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगर उसे लगातार या हमेशा ज्ञान के स्थानांतरण या कौशलों के स्थानांतरण या अन्य चीज़ों के स्थानांतरण के अवसर मिलेंगे, तो वह क्रिया उसके लिए एक सामान्य क्रिया हो जाएगी, उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा, जिसका लाभ बालक भविष्य में आसानी से उठा सकता है। शिक्षक को बालक की मानसिक योग्यता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पाठ्य विषय एवं शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए तथा स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। शिक्षक स्थानांतरण की सफलता के लिए चिंतन शक्ति का विकास तथा अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। मतलब बच्चों में चिंतन करने की भी क्षमता का विकास हो और अध्ययन के प्रति इंटरेस्ट भी उसका बढ़े। साथ ही ज्ञानार्जन के लिए बालक को सदैव प्रेरित करते रहना चाहिए। मतलब बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की ओर हमेशा अग्रसर रहें। ठीक है। अब यहीं पे हम लोगों का अधिगम स्थानांतरण का चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करें और हमको अवश्य ये बताएं कि आखिर मेरा यह वीडियो आपके लिए कहाँ तक लाभकारी रहा है, आप इसका लाभ कहाँ तक उठा पाए हैं। तो थैंक यू सो मच। कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।